नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 जून के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जीएसटी परिषद को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। बैड बैंक को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और जिस तरीके से चीन के द्वारा पेंगोंग त्सो लेक पर निर्माण कार्य किया जा रहा है उसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द वेट ऑफ द जीएसटी काउंसिल रूलिंग, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है उसकी चर्चा की गई है। आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को एक फैसला सुनाया जिसमें उसके द्वारा ये कहा गया कि जीएसटी परिषद की जो सिफारिशें हैं वह केवल प्रेरक हैं और केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह साफ साफ कहना है कि जीएसटी परिषद के द्वारा जो भी सिफारिशें की जाती हैं वे केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये एक सिफारिशें हैं। इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने यह कहा है कि यह निर्णय पहले से मौजूद जो जीएसटी का ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं उन्होंने इस निर्णय को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। और उनका ये मानना है कि इस निर्णय से जो हमारे देश का संघीय ढांचा है वह और मजबूत हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनआर बनाम मोहित मिनरल्स थ्रू डायरेक्टर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ये। आपको ध्यान में रखना है कि मोहित मिनरल्स के द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि जब सरकार पहले ही समुद्री माल पर सीमा शुल्क लगाती है तो उसके बाद उस पर आईजीएसटी वसूल करना एक तरीके से दोहरा कराधान वसूल करने के जैसा है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया है कि जीएसटी परिषद की जो सिफारिशें हैं वे केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे देश का जो संघीय ढांचा है उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भारत में जो संघीय ढांचा है, जो संघवाद है, वह संवाद पर टिका हुआ है। यानी कि राज्य और केंद्र लगातार एक दूसरे से बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं और उसके बाद जाकर के फिर निर्णय लिया जाता है। अदालत का यह कहना है कि हमारे संविधान में हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर केंद्र को कुछ ज्यादा शक्तियां दी गई हैं जिससे कि हमारे देश में अराजकता की स्थिति को रोका जाए, सुरक्षा को ध्यान में रख करके भी ऐसा किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यों के पास कोई पावर नहीं है। अगर राज्य चाहें तो वह केंद्र के फैसले का विरोध कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह साफ साफ कहना है कि यह अनिवार्य नहीं है कि हर मुद्दे पर सिर्फ केंद्र का ही चलेगा। केंद्र को अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, राज्यों के साथ लगातार बातचीत करके उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लेना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 246A उसमें यह कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के पास जीएसटी पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति है, एक जैसी शक्ति है। यानी कि जो परिषद की सिफारिशें हैं वह संघ और राज्यों को शामिल करके एक सहयोगी संघवाद का उत्पाद हैं। तो यहां पर कोर्ट का यह कहना है कि जो अनुच्छेद 246A है वो भी इसी बात को दोहराता है कि जीएसटी परिषद में जो भी फैसले होते हैं वह राज्य और केंद्र के बीच आम सहमति से होने चाहिए। दोनों की बातों को ध्यान में रख कर के ही
जीएसटी परिषद में फैसला होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 279A है उसमें जीएसटी परिषद को लेकर के चर्चा किया गया है, उसके निर्माण और उसके कार्यों का निर्धारण इस अनुच्छेद में किया गया है। और आपको यही पता होगा कि जीएसटी परिषद में या तो सर्वसम्मति से या फिर 75% बहुमत के माध्यम से ही फैसले लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं की जाती हैं और उसके बाद फिर निर्णय लिए जाते हैं। आप सभी को पता है कि जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन हमारे देश के वित्त मंत्री होते हैं। इसके अलावा राज्यों के प्रतिनिधि भी इसके मेंबर होते हैं। अगर हम केंद्र के वोट का वेटेज की बात करें तो उसका वेटेज 1/3 है और सभी राज्यों का जो वेटेज है वह 2/3 है। तो इन सभी बातों के बारे में आपको पहले से ही जानकारी है, लेकिन जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जीएसटी काउंसिल की जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं है, राज्यों को उनको मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर राज्य चाहते हैं तो उसी मुद्दे पर अपना एक कानून बना सकते हैं। अब इस निर्णय पर अगर हम केंद्र और राज्य दोनों की प्रतिक्रिया की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि 2013 में वित्त पर जो अस्थायी समिति बनाई गई थी, उस अस्थायी समिति के एक प्रश्न के उत्तर में उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि जीएसटी लागू होने के बाद भी वित्त पर राज्यों के पास जो शक्तियां हैं वो सर्वोपरि हैं, यानी कि वित्त पर जो विधायिका की शक्ति है वही सर्वोपरि है। और जीएसटी परिषद की स्थापना के बाद यह शक्ति प्रभावित नहीं होगा, यानी कि जीएसटी परिषद बनने के बावजूद जो विधायिका की शक्तियां हैं वही सर्वोपरि रहेंगी। वे वित्त पर अपना फैसला अपनी मर्जी से ले सकते हैं। सरकार का यह कहना है कि जीएसटी परिषद में जो भी फैसले लिए जाते हैं वह राज्यों की मर्जी से लिए जाते हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह जो निर्णय है उससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। हालांकि अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, खास करके वैसे राज्य जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, उन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया है। जिस तरीके से जीएसटी परिषद में सत्ताधारी पार्टी का बहुमत है उसको देखते हुए इन राज्यों के द्वारा यह कहा गया है कि जीएसटी परिषद देश के विकास के लिए बनाया गया था, कर के ढांचे को सुधार करने के लिए बनाया गया था, ना कि राजनीति करने के लिए। तो यहां पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसका स्वागत किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यह साफ हो जाता है कि जीएसटी परिषद की जो सिफारिशें हैं वह सिर्फ और सिर्फ प्रेरक मूल्य की हैं, ना कि बाध्यकारी हैं। यानी कि केंद्र और राज्य पर ये बाध्यकारी तरीके से लागू नहीं होती हैं, जिसको कि आपको ध्यान रखना है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है ऑफ व्हाट गुड इज ए बैड बैंक, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बैड बैंक को लेकर के चर्चा किया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर के चर्चा किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि वित्त मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी के साथ मिलकर के बैंकों के जो बैड लोन हैं उनका पहला सेट खरीदने के लिए तैयार है। और इन बैड लोन को लेने के बाद फिर ये जो कंपनियां हैं वे उन्हें हल करने का प्रयास करेंगी। और इसी को लेकर के यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर बैड बैंक क्या हैं और इनके क्या फायदे हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी काफी चर्चाएं की हैं। आप सभी को पता होगा कि बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जो बैंकों के जो एनपीए हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादित संपत्ति, जिसे हम कभी कभी बैड लोन भी कहते हैं, उनको खरीदने के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि ये जो बैड बैंक हैं वे बैंकों से उनके एनपीए को खरीदेंगी और फिर इन एनपीए को खरीदने के बाद इन बैड बैंकों के द्वारा उस एनपीए को पुनर्गठित किया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई निवेशक उसे खरीदना चाहता है तो उसको बेचा जाएगा,
यानी कि इन बैड बैंकों के द्वारा बैंकों के जो एनपीए हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके उससे कुछ फायदा कमाने का प्रयास किया जाएगा। इस न्यूज में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये जो बैड बैंक हैं उसको स्थापित करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। यहां पर कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि बैड बैंक को स्थापित करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। यहां पर यह कहा जाता है कि ये बैड बैंक बैंकों के जो एनपीए हैं उनको ठीक करने में मदद करेंगे। उनके द्वारा यह कहा जाता है कि अतीत में यूएस, जर्मनी, जापान और अन्य देशों के द्वारा इसी तरीके के बैड बैंक बनाए गए थे। यहां पर 2008 के अमेरिका के संकटग्रस्त संपत्ति राहत कार्यक्रम यानी कि ट्रबल्ड एसेट्स रिलीफ प्रोग्राम का जिक्र किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि 2008 के वित्तीय संकट के दौरान यूएस के द्वारा ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम तैयार किया गया था, जिसके तहत यूएस ट्रेजरी ने जितनी भी ट्रबल एसेट्स थी यानी कि जो एनपीए थी उनको बैंकों से खरीदा था और बाद में जब बाजार की स्थिति सुधरी तो इन संपत्तियों को उसके द्वारा फिर से बाजार में बेच दिया गया, जिससे कि यूएस ट्रेजरी को बहुत ही फायदा हुआ। और इसी कंसेप्ट पर बैड बैंक भी काम करते हैं। उनके द्वारा बैंकों के एनपीए को खरीदा जाता है, फिर उसका इस्तेमाल करके कुछ प्रॉफिट कमाया जाता है। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बैड बैंकों का जो एकमात्र उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि किस तरीके से बैंकों के जो एनपीए हैं उनको खत्म किया जाए, उन्हें रीस्ट्रक्चर किया जाए, ये उनका मुख्य मकसद है। लेकिन यहां पर यह कहा जाता है कि दुनिया में पहले भी इस तरह के बैंक बनाए गए हैं। यूएस में, जर्मनी में, जापान में इस तरह की कोशिशें हुई हैं जो कि काफी सफल भी हुई हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि हमारे देश में बैड बैंक सफल नहीं हो सकते। और यहां पर लेखक के द्वारा एक एग्जाम्पल दिया गया है और यहां पर लेखक के द्वारा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के विचारों का जिक्र किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि रघुराम राजन के द्वारा बैड बैंकों का आलोचना किया गया है और उनका यह कहना है कि ये जो बैड बैंक बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो मुख्यतः सरकारी बैंकों के जो एनपीए हैं उनको खरीदेंगे। और आप सभी जानते हैं कि सरकारी बैंकों में जो काम का स्तर है वो काफी खराब है। वहां का जो मैनेजमेंट है उसी के गलत निर्णयों के कारण आज सरकारी बैंकों का जो एनपीए है वो बढ़ता जा रहा है। और यहां पर उनका यह कहना है कि जो बैड बैंक हैं वो भी सार्वजनिक बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं और वे दूसरे सरकारी बैंक का एनपीए लेंगे और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर भी वही मानसिकता से बैड बैंक काम करेगा जिस मानसिकता से हमारे कॉमर्शियल बैंक काम करते हैं। तो यहां पर इनका यह कहना है कि सरकार अपनी एक जेब से एक संपत्ति को निकाल करके अपने दूसरे जेब में रख रही है, लेकिन इससे जो एनपीए के जो मुख्य कारण हैं जिनके कारण हमारे देश में एनपीए बढ़ रहा है वे कारण समाप्त नहीं हो जाते। यानी कि अगर हमें सरकारी बैंकों के एनपीए को रोकना है तो यहां पर जो मुख्य मुद्दे हैं हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। बिना उनको सॉल्व किए हुए बैड बैंक ज्यादा दिनों तक हमारी सरकारी बैंकों के एनपीए को कम नहीं कर पाएंगे। यहां पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब इन सरकारी बैंकों को यह लगेगा कि ये जो बैड बैंक हैं वे इनके एनपीए को खरीद रहे हैं, तो यहां पर जो सरकारी बैंक है वो फिर से जैसे तैसे ऋण बांटना शुरू करेंगे और हो सकता है कि इसके कारण बैंकों का जो एनपीए है वो और बढ़ जाए। तो इस तरह की आशंकाएं भी यहां पर जताई जाती हैं, जिसके बारे में चर्चा इस न्यूज में किया गया है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आखिर ये जो बैड बैंक हैं वो क्या होते हैं, दुनिया में कहां-कहां इसको लेकर के पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है और क्या भारत में ये सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इन सभी मुद्दों की यहां पे चर्चा की गई है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है क्राइम एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट।
और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो कॉपीराइट उल्लंघन का जो मामला है वह आपराधिक प्रक्रिया यानी कि CRPC 1973 के तहत एक संज्ञेय अपराध है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति कॉपीराइट उल्लंघन करता है तो यहां पर यह जो अपराध है वह एक संज्ञेय अपराध होगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आखिर यह संज्ञेय अपराध क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई अपराध को संज्ञेय अपराध की संज्ञा दी जाती है तो ये ऐसे मामले बन जाते हैं जहां पर एक पुलिस अधिकारी को CRPC की पहली अनुसूची के अनुसार या किसी अन्य कानून के तहत पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई व्यक्ति कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो यहां पर पुलिस के द्वारा बिना वारंट के भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के जो मामले हैं उन्हें संज्ञेय अपराध की सूची में डाल दिया है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1957 का जो कॉपीराइट अधिनियम है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की अवधि का कारावास हो सकता है। तो इस बात को भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो मामला है उसे हम कहते हैं निट प्रो इंटरनेशनल बनाम NCT का मामला और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CRPC के तहत कॉपीराइट उल्लंघन को एक संज्ञेय अपराध माना है। और इसी को लेकर के यहां पर लेखक का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से कॉपीराइट उल्लंघन के मामले को संज्ञेय अपराध की संज्ञा दी गई है वह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस से कॉपीराइट उल्लंघन का कोई भी अगर कंप्लेन करता है तो यहां पर पुलिस शिकायत मिलने पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है। और अगर यहां पर अदालत के द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन को असंज्ञेय अपराध बना दिया जाता तो यहां पर पुलिस तभी जांच शुरू कर सकती थी जब कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट इस अपराध का संज्ञान ले और पुलिस को जांच शुरू करने के निर्देश दे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाता है तो यहां पर पुलिस बिना किसी से परमिशन लिए उस आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है, उसे गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि यहां पर लेखक का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद बहुत सारे सवाल जो है खड़े हो गए हैं। यहां पर लेखक का यह कहना है कि किसी भी कला या फिर संगीत या फिर साहित्य में जो कॉपीराइट लगाया जाता है वह इसलिए लगाया जाता है ताकि यह बताया जा सके कि वह जो कला है, जो संगीत है, जो साहित्य है वह मूल यानी कि ओरिजिनल है। लेकिन यहां पर एक बहुत जटिल मुद्दा यह है कि जिस साहित्य, संगीत और कला को हम ओरिजिनल कह रहे हैं वह वास्तव में ओरिजिनल है या नहीं, यह भी एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। बहुत बार ऐसे मामले देखे गए हैं कि आपके द्वारा किसी कला का निर्माण किया गया, किसी गाने का निर्माण किया गया, किसी किताब को लिखा गया और आपका यह कहना होता है कि वह आपकी किताब है, लेकिन असलियत में आपने जो है किसी और किताब से चोरी करके उस किताब को लिखा है, उस गाने को लिखा है, उस संगीत को बनाया है। तो यहां पर एक बहुत ही जटिल मुद्दा सामने आता है कि भले ही ये जो कॉपीराइट है वह इसलिए बनाया गया कि किसी के द्वारा अगर किसी कला का निर्माण किया जाता है, कोई साहित्य का निर्माण किया जाता है तो उसे मूल यानी कि ओरिजिनल घोषित किया जा सके। लेकिन वास्तव में वह कला ओरिजिनल है कि नहीं, यह बहुत ही जटिल प्रश्न है जिसका हल ढूंढना इतना आसान नहीं है। यहां पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि यदि कोई कार्य डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत सुरक्षा के योग्य है तो एक निश्चित सीमा से ज्यादा
उत्पादन करने के बाद वह कॉपीराइट अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। तो यहां पर यह भी एक कानूनी पहलू है। और जब भी कॉपीराइट के किसी मामले में पुलिस के द्वारा जांच की जाएगी तो पुलिस के द्वारा इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। और यहां पर लेखक का यह कहना है कि ये मामले इतने जटिल होते हैं कि बहुत बड़े बड़े वकील, न्यायाधीश, शिक्षाविद जैसे अनुभवी लोग भी इस बात को तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी कला ओरिजिनल है, क्या कॉपीराइट खुद में ओरिजिनल है या नहीं है। यहां पर लेखक का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है उसने पुलिस के लिए एक तरीके से एक रास्ता खोल दिया है जिसका इस्तेमाल करके पुलिस नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण करेगी, व्यवसाय की सुगमता में इससे बाधा आएगी और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी इससे प्रभावित होगा। तो यहां पर कुछ बहुत ही अहम मुद्दे लेखक के द्वारा उठाए गए हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि जो कॉपीराइट के मामले होते हैं वो काफी जटिल होते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोगों के द्वारा झूठे दावे किए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और अगर कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले को अगर हम संज्ञेय अपराध बना देंगे तो यहां पर पुलिस के द्वारा मनमाने तरीके से काम किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को इस कानून का सहारा लेकर के धमकाया जा सकता है, उससे फीस वसूला जा सकता है। तो इस कानून के दुरुपयोग होने की भी काफी संभावनाएं हैं जिसके बारे में यहां पर लेखक के द्वारा चर्चा किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाया गया है लेखक के द्वारा, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है डिकोडिंग चाइना ऑक्यूपेशन, और ये टॉपिक भी समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन के द्वारा पेंगोंग सो लेक में एक बार फिर से एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और यहां पर लेखक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से चीन ये कह रहा है कि उसके द्वारा अपने एरिया में इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से निर्माण किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरे की घंटी है। और यहां पर लेखक ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से चीन पेंगोंग सो के इलाके में निर्माण कार्य कर रहा है तो इन गतिविधियों को लेकर के भारत को विशेष रूप से चिंतित होना चाहिए। और यहां पर लेखक के द्वारा 3 कारणों की चर्चा की गई है। यहां पर लेखक का यह कहना है कि 1962 में भी जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय भी भारत चीन को नहीं समझ पाया था। भारत इस मुद्दे का हल कूटनीतिक तरीके से चाहता था, लेकिन चीन के द्वारा भारत के साथ बातचीत करने के आड़ में अपनी रक्षा तैयारियों को बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था। और जिस समय युद्ध हुआ उस समय भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, जबकि चीन जो है वह पूरी तरीके से अपनी तैयारियों को कर चुका था। आपको ध्यान में रखना है कि चीन ने 1957 में एक घोषणा के साथ भारत को चौंका दिया था कि उसके द्वारा अक्साई चीन में तिब्बत और सिंजियान को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण किया गया है। और भारत के द्वारा 1958 में इसके औपचारिक विरोध का कदम उठाया गया था। तो यहां पर लेखक का यह साफ साफ कहना है कि भारत को वह कूटनीतिक गलती फिर से नहीं दोहरानी चाहिए। हमें अपनी रक्षा तैयारियों को चीन के खिलाफ बना करके रखने की आवश्यकता है। यहां पर लेखक के द्वारा जिस दूसरे कारण की चर्चा की गई है उसमें यह कहा गया है कि चीन हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ जो उसके क्षेत्रीय विवाद हैं या फिर जो उसके समुद्री विवाद हैं उसको हल करने के लिए संधियों में प्रवेश करने के विचार का समर्थन नहीं करता है। उदाहरण देते हुए यहां पर लेखक का यह कहना है कि चीन ने भारत के साथ बातचीत करते हुए भी पेंगोंग सो लेक के इलाके में पुल का निर्माण शुरू कर दिया, जिसके बारे में भारत दावा यह करता है कि वह उसकी सीमा के अंदर है।
हालांकि इस क्षेत्र के एक हिस्से में 1958 से ही चीनियों का कब्जा है, लेकिन इससे यह नहीं हो जाता कि वह जो एरिया है वह चीन का है, वह एरिया भारत का है। भारत हमेशा से इस क्षेत्र को अपना बताता आ रहा है, लेकिन फिर भी बातचीत के दौरों के दौरान ही चीन के द्वारा जो है पैंगोंग त्सो में एक पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया, जो यह साफ साफ बताता है कि चीन भारत के साथ क्षेत्रीय विवादों को संधियों के माध्यम से हल करने के मूड में नहीं है। यहां पर लेखक का यह कहना है कि पैंगोंग त्सो के इलाके में ही 1962 में भारत और चीनी सेना के बीच में टकराव देखा गया, 2017 में टकराव देखा गया, 2020 में यहां पर हिंसक झड़प हुआ। अगर चीन चाहता तो वह भारत के साथ बातचीत करके इस मुद्दे को हल कर सकता था, लेकिन अभी तक चीन ने इस मुद्दे को हल नहीं किया है। यहां पर जिस तीसरे कारण की लेखक के द्वारा चर्चा की गई है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर लेखक का यह कहना है कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान नहीं करता है, पालन नहीं करता है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से दक्षिणी चीन सागर के मामले में चीन के द्वारा इतिहास का दावा किया जाता है, वह यह कहता है कि दक्षिणी चीन सागर बहुत पहले से ही चीन का हिस्सा है, और ऐसा दावा करके चीन जो है दूसरे देशों के अधिकार को यहां पर नकारता रहता है। तो यहां पर लेखक का यह साफ साफ कहना है कि चीन जो है वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान नहीं करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करता है, और इसीलिए भारत को चीन के साथ एक अलग तरीके से इन विवादों को सुलझाना होगा, बातचीत भी करना होगा और अपनी सैनिक तैयारियों को भी हमेशा मजबूत करके रखना होगा। यहां पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो अनुच्छेद 2 है, उसका तीसरा भाग और उसका जो चौथा भाग है, वह इन विवादों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहता है। आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो अनुच्छेद 2 है, उसका चौथा भाग यह कहता है कि किसी भी देश को किसी भी दूसरे देश के क्षेत्रीय अखंडता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किसी भी देश को किसी दूसरे देश को धमकी नहीं देना चाहिए, बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इन बातों का जिक्र यहां पर अनुच्छेद 2 के चौथे भाग में किया गया है। यहां पर यह भाग यह कहता है कि अगर दो देशों के बीच में विवाद है तो इन दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों को निपटाना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए, एक दूसरे का पक्ष जानने का प्रयास करना चाहिए, ना कि तुरंत लड़ाई का रास्ता अपना लेना चाहिए। यहां पर लेखक के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कुछ फैसलों का भी जिक्र किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर लेखक का यह कहना है कि आईसीजे के जो निर्णय हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहां पर यह समझने के लिए कि चीन कितनी आसानी से जो है वहां पर पुल का निर्माण करके, शांतिपूर्ण तरीके से पुल का निर्माण करके इसका फायदा इस बात को घोषित करने के लिए उठाना चाहता है कि वह क्षेत्र चीन का है। आपको ध्यान में रखना है कि जब इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्र में एक दीवार का निर्माण किया गया, तब यहां पर आईसीजे का यह कहना था कि फिलिस्तीन के क्षेत्र में जो दीवार का निर्माण किया जा रहा है वह अनुच्छेद 2 के चौथे भाग का साफ साफ उल्लंघन है। यानी कि अगर फिलिस्तीन के द्वारा कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि फिलिस्तीन के क्षेत्र में दीवार बनाना उचित है, और अगर कोई वहां पर दीवार बना देता है तो वह एरिया उसका हो जाता है। इसी तरीके से हमें यह भी याद रखना है कि जब निकारागुआ के द्वारा कोस्टा रिका के क्षेत्र में पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा था, वहां पर अपनी सैनिकों की तैनाती की जा रही थी, तो इस मामले में भी आईसीजे का यह कहना था कि निकारागुआ के द्वारा कोस्टा रिका के क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया जा रहा है। और इसीलिए अगर चीन का यह कहना है कि वह बिना लड़े, बिना हथियारों का उपयोग किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए इस एरिया में पुल का निर्माण कर रहा है, तो इसका मतलब यह है
कि उसकी जो गतिविधियां हैं वो वैध हैं, वह एरिया उसका है, वह सही नहीं है। आईसीजे के अनेकों ऐसे फैसले हैं जहां पर अगर कोई देश किसी भी विवादित क्षेत्र में निर्माण करता है और अगर उस निर्माण के दौरान कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई झड़प नहीं होती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह क्षेत्र उस देश का हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आईसीजे के ये फैसले हैं वे साफ साफ संदेश देते हैं कि यदि कोई देश अपनी सैन्य उपस्थिति की मदद से विवादित और कब्जे वाले क्षेत्र में यथा स्थिति को शांतिपूर्वक बदलने की कोशिश करता है तो ऐसा कदम भी गैर कानूनी माना जाता है, जो कि चीन अभी लद्दाख में करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाया गया है लेखक के द्वारा, जिसे कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए अब मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि एनपीए का जमा होना बैंक के कामकाज को कैसे प्रभावित करता है? क्या अन्य देशों में बैड बैंक स्थापित किए गए हैं? यहां पर आपको इस बात को लेकर के चर्चा करना है। तो सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि आखिर ये एनपीए क्या होता है और यह किस तरीके से बैंकों के कामकाज को प्रभावित करता है। तो इसके बारे में आपने इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा होगा। यहां पर जो इसका दूसरा भाग है वो काफी महत्वपूर्ण है। आपको यह समझाने की आवश्यकता है कि क्या दुनिया के अन्य देशों में बैड बैंक स्थापित किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो यहां पर आप जापान और अमेरिका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसके ऊपर हमने यहां पर अभी चर्चा की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर लिखने का प्रयास करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपीराइट उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाने से पुलिस के लिए नागरिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कथन पर अपने विचार रखें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन के मामले को संज्ञेय अपराध बना दिया गया है, इसके बाद से आसानी से कॉपीराइट उल्लंघन के मामले का दुरुपयोग किया जाएगा, पुलिस के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी। तो जो जटिल मुद्दे हैं उसकी आप यहां पर चर्चा करें, जिसके बारे में हमने चर्चा की है, और अपने विचारों को यहां पर लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।